प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं अध्याय के अंदर के प्रश्नों के उत्तर। अभी आपने पूरी वीडियो में देखे थे अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर जीव जनन कैसे करते हैं अध्याय से। अब हम इस वीडियो में देखेंगे जीव जनन कैसे करते हैं अध्याय के अंदर के प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ हम देखते हैं पहला प्रश्न है डीएनए प्रतिकृति के प्रजनन में क्या महत्व है। जो डीएनए प्रकृति है इसका प्रजनन में क्या महत्व है, तो इसका उत्तर है जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। जनन की प्रक्रिया में जनन कोशिका में डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बनती हैं। डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोश के संरचना का सृजन भी होता है। तत्पश्चात एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती है। तो यह है डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में महत्व। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों। तो इसका उत्तर होगा पर्यावरण में कुछ उग्र परिवर्तन होने की स्थिति में स्पीशीज के सभी जीवों का समूल विनाश संभव है, परंतु यदि स्पीशीज के जीवों में विभिन्नता होगी तो कुछ जीवों के जीवित रहने की संभावना है। अतः जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा होता है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अध्याय का अगला प्रश्न है द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। द्विखंडन और बहुखंडन में यहाँ पर अंतर बताना है। तो इसका उत्तर होगा द्विखंडन बहुखंडन से निम्न प्रकार से भिन्न है। यहाँ हम एक सारणी बना लेते हैं जिसमें एक तरफ लिखेंगे द्विखंडन और दूसरी तरफ लिखेंगे बहुखंडन। अब द्विखंडन में पहला बिंदु है इस विधि में जीव 2 समान भागों में विभक्त हो जाती है, जबकि बहुखंडन में इस विधि में जीव अनेक भागों में विभक्त हो जाता है। दूसरा है द्विखंडन में अमीबा में द्विखंडन कोशिका की किसी भी तल से हो सकती है, जबकि लेशमानिया में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। बहुखंडन में देखेंगे दूसरा बिंदु प्लाज्मोडियम में जीव अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने द्विखंडन और बहुखंडन विधि में अंतर यहाँ पर देखा। अब देखेंगे अगला प्रश्न बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है, इसका उत्तर यहाँ पर देखना है। इसका उत्तर हम देखते हैं राइजोपस में बीजाणु द्वारा प्रजनन होता है। बीजाणु मोटी भित्ति से घिरी होती है जिससे वह प्रतिकूल परिस्थिति का सामना कर सकती है। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर यह वृद्धि करने लगती है और नए जीव का निर्माण करती है। अतः बीजाणु प्रतिकूल परिस्थिति से वंश को बचाती है। तो इस प्रकार से बीजाणु जनन से जीव इस प्रकार से लाभान्वित होता है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न है क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते जटिल संरचना वाले जीव। तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसका उत्तर हम देखेंगे पुनरुद्भवन में सरल जीव जैसे हाइड्रा एवं प्लेन एरिया के प्रत्येक टुकड़े विकसित होकर पूर्ण जीव बना लेते हैं, क्योंकि ऐसे जीवों में कोशिकाएं विभेदित नहीं रहती हैं, परंतु जटिल जीवों में कोशिकाएं विभेदित होती हैं। इसलिए जटिल जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ इसका उत्तर पूर्ण होता है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न है कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। इसका उत्तर होगा कायिक प्रवर्धन के निम्नलिखित लाभ हैं। जैसे पहला है बीज रहित पौधे जैसे केला आदि के प्रजनन के लिए कायिक प्रवर्धन एकमात्र उपाय है। दूसरा है इस विधि द्वारा उगाए गए पौधों में फूल तथा फल जल्द आते हैं। तीसरा इसमें जनक के समान गुणों वाले पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। तो इसका उत्तर होगा जनन की प्रक्रिया में जनक के गुणों के समरूप गुणों वाली संतान की प्राप्ति होती है। डीएनए की प्रतिकृति के परिणाम स्वरूप ही वंशानुगत गुणों से युक्त संतान उत्पन्न होते हैं। अतः जनन के लिए डीएनए की प्रतिकृति आवश्यक है। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूर्ण होता है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न है परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ परागण तथा निषेचन में हमें अंतर देखना है। तो आगे देखते हैं हम परागण तथा निषेचन में अंतर। एक तरफ हम लिखते हैं परागण, दूसरी तरफ निषेचन, उसमें अंतर लिखते हैं। तो पहला बिंदु है पराग कणों का पुंग के सर से बढ़ती कागज तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं, जबकि नर और मादा युग्मक संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं जिसे निषेचन कहा जाता है। परागण के लिए बाहकों की ज़रूरत होती है,
जबकि निषेचन के लिए बाहकों की जरूरत नहीं होती है। यह जनन का प्रथम चरण है। परागण जनन का प्रथम चरण होता है, जबकि निषेचन यह जनन का द्वितीय चरण होता है। तो इस प्रकार से आप परागण और निषेचन में यहाँ अंतर देख सकते हैं और लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर होगा, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्र वाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु के एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इस स्राव के कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है, साथ ही यह शुक्राणुओं को पोषण भी प्रदान करता है। तो शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की भूमिका यहाँ पर देखिए हमने। शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्र वाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु का एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इस स्राव के कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है और यह शुक्राणु को पोषण भी प्रदान करता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यौवनारंभ के समय यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर होगा, यौवनारंभ के समय लड़कियों में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे पहला है, स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है। दूसरा है, कांख एवं जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्र में बाल गुच्छ निकल आते हैं। तीसरा है, लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है। और अगला है, विपरीत लिंग की ओर आकर्षण होने लगता है। इस प्रकार से यौवनारंभ के समय लड़कियों में यह परिवर्तन होते हैं। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? तो माँ के शरीर में जो गर्भस्थ भ्रूण होता है उसे पोषण किस प्रकार से प्राप्त होता है, इसका उत्तर हम देखेंगे। तो उत्तर है, गर्भस्थ भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण प्राप्त होता है। गर्भाशय की वृत्ति में एक विशेष संरचना धसी होती है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। तो गर्भस्थ भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण प्राप्त होता है और गर्भाशय की भित्ति में एक विशेष संरचना धसी होती है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थ उपलब्ध कराती है। साथ ही यह भ्रूण द्वारा उत्पन्न की गई अवशिष्ट पदार्थों को माँ के रुधिर में स्थानांतरित करती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमने उत्तर देखा। अब हम देखते हैं अगला और अंतिम प्रश्न। यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या वह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा? तो इसका उत्तर होगा नहीं। कॉपर टी यौन संचारित रोगों से रक्षा नहीं करेगी। कॉपर टी केवल एक गर्भनिरोधक युक्ति है जो गर्भधारण से बचाव करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा जीव जनन कैसे करते हैं। अध्याय के अंदर के जो प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर यहाँ पर हमने देखे। और आप इस प्रकार के सभी अध्यायों के प्रश्न उत्तर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही किसी अध्याय के प्रश्न के उत्तर चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। यदि वीडियो अच्छा लगा, प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे तो अन्य साथियों में शेयर भी करें, ताकि सभी को इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।